गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में बच्चे अपन डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, और जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसके रिगार्डिंग मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें जो बता दी। मैंने आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक को मेमोराइज करना सिखाया। मैंने आपको किसी भी एलिमेंट का शेल नंबर बताना सिखाया विद द हेल्प ऑफ पीरियड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने सिखाए विद द हेल्प ऑफ ग्रुप। और आप किसी भी ग्रुप में किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बातें बताई थी। ये सब बातें आपने बच्चे यूज करनी होती हैं हमारे नए कंसेप्ट के अंदर, यानी कि जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आज से उन कंसेप्ट्स के अंदर। तो ये सब चीजें देखना काम आएंगी आपको अब आने वाले हर एक चैप्टर में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे प्लीज ध्यान देना, वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर किसी बच्चे का लास्ट लेक्चर्स में से कोई भी डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं आगे करवाना स्टार्ट करूंगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो प्लीज एक बार कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ऋषभ बेटा पढ़ाई कर लो। हाँ जी, कोई डाउट हो बच्चे किसी का? नो सर। सर क्या एक्सप्लेन करा आपने अभी अभी? मैंने एक्सप्लेन अभी कुछ नहीं किया बच्चे, मैं लास्ट टॉपिक्स में से कुछ पूछ रहा हूँ। अगर आपको लास्ट लेक्चर में से कोई चीज पूछनी है, दोबारा करवानी है तो मैं करवाऊँ, नहीं तो फिर मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चे आज। ओके सर। चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे फिर भी ध्यान देना, निकालने की ट्राई करना। देखो वो जरूरी है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। किसी भी बच्चे को बाद में भी कभी डाउट है तो प्लीज पूछ लेना। आज आप कर रहे हैं फिर IUPAC nomenclature of elements having atomic number greater than 100। आपने IUPAC nomenclature पढ़ना है उन एलिमेंट्स के लिए जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 है। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं डाउट में। पहली बात तो ये कि हमने सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स को क्यों चूज किया, इससे पहले वाले एलिमेंट क्यों नहीं चूज किए नाम देने के लिए। सेकेंडली, हम सिर्फ 100 से ऊपर वाले क्यों चूज कर रहे थे। उसके साथ साथ इन एलिमेंट्स में इनका स्पेशल क्या है, मतलब इतना स्पेशल क्या है कि अपने को नाम देने पड़ेंगे। देखो, जितने भी एलिमेंट आपके 100 से एटॉमिक नंबर नीचे वाले हैं, उनमें से 99% एलिमेंट्स जो हैं आपके, वो सिंथेटिक नहीं है, वो नेचुरल हैं, अपने को नेचर में मिले हैं। लेकिन जैसे ही हमारा एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर जा रहा है, हमारे जो सब्सटेंसेस हैं वो रेडियो एक्टिव हैं, और लगभग सब्सटेंसेस जो हैं वो सिंथेटिक हैं, मैन मेड हैं, हमने बनाए हैं न्यूक्लियस की बॉम्बार्डमेंट करवा के। इसके लिए आप एक अलग से केमिस्ट्री पढ़ते होते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। कभी हायर क्लासेस में देखोगे अगर आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बना रहता है तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो 100 से ऊपर वाले एलिमेंट वो बच्चे सारे मैन मेड हैं, और अभी हमने 100 से ऊपर वाले एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर नहीं किए, अभी हमने मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स प्रेडिक्ट किए हैं। आप बोलते हैं ना कि टोटल अपने पास जो है वो 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन 118 के अंदर 100 से जो ऊपर वाले हैं वो या तो सिंथेटिक हैं, सिंथेटिक का मतलब मैन मेड, या वो अभी प्रेडिक्टेड है, हमने उनको भी ढूंढा नहीं है, हमें लगता है कि आने वाले टाइम में वो मिल जाएंगे। हो सकता है जब हम हमारे कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हो, कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हो, तो कोई एलिमेंट हमें ऐसा भी मिल जाए जिसका एटॉमिक नंबर 150 हो। तो अब 100 से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो हमें पता है कि वो मैन मेड रहेंगे। नेचर के अंदर हमने जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्रेजेंट थे वो हमारी तरफ से हमने ढूंढ लिए हैं और कोई नहीं बचा। तो जो मैन मेड एलिमेंट्स हैं अगर हमने बनाए हैं तो नाम देने का हक भी तो हमें ही है ना। हमने हमारे 100 से ऊपर एटॉमिक एलिमेंट्स वालों का नाम भी देना है, उनका सिंबल भी प्रोवाइड करना है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि एटॉमिक नंबर 26 है आयरन का, तो आप उसका नाम भी लिखते हो, उसका सिंबल भी बताते हो Fe। सिमिलरली एटॉमिक नंबर 11 है सोडियम का, तो आपने उसका नेम भी बताया और आपने उसका सिंबल भी लिखा। सिमिलरली हमें क्या करना है, 100 से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नाम भी बताने हैं, किस तरह से नाम होंगे,
और उनके सिंबल्स भी बतानी है। क्लास के बाद एक बच्चा प्लीज ग्रुप में मैसेज कर देना कि सर नोट्स सेंड कर दो, नहीं तो मुझे याद नहीं रहेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। 3rd चैप्टर के नोट्स अवेलेबल हैं, प्लीज मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे अपने पास IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए ये कंडीशंस हैं। आप एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर लेके चलेंगे और हमारे एलिमेंट्स का नेम भी प्रेडिक्ट करेंगे और नेम के साथ साथ उनका सिंबल भी प्रेडिक्ट करेंगे। तो ये सब बातें करने से पहले हमें कुछ एक रूल पता होने चाहिए, वो रूल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हेडिंग के अंदर ही रूल आ गया, ये नोमेनक्लेचर आप सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स के लिए अप्लाई करेंगे जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है, यानी कि 101 से लेके कोई भी एलिमेंट आ रहा हो उसका नाम आप इस तरीके से दे सकते हो, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं, ऑल एलिमेंट्स कंसिडर्ड एज मेटल्स। हम ये बोलते हैं, ऋषभ गुड मॉर्निंग, ये कलाकारी एक बार रहने तो कोई बात नहीं, आप एक बार पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ये सब बातें भी करेंगे बाद में, कोई बात नहीं, ये दिल दुल रहने दो भी एक बार। तो पहले मैंने क्या बोला, ऑल एलिमेंट्स कंसीडर्ड एज मेटल्स। सभी मेटल्स, सभी एलिमेंट जो हैं जिनके एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर हैं, उन सभी एलिमेंट्स को आप क्या मान के चलेंगे, मेटल्स मान के चलेंगे। नॉन मेटल, सेमीकंडक्टर, मेटलॉइड वगैरह नहीं मान के चलते, क्योंकि जितने भी हमने आज तक 100 से ऊपर वाले एलिमेंट डिस्कवर किए हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज मेटेलिक हैं। तो फिर हम बाय डिफॉल्ट यही बोल देते हैं कि जो भी हमारे 100 से ऊपर वाले एलिमेंट होंगे उनको अपन ने मेटल कंसीडर करना है। अब ये वाली बात यहाँ पे मेंशन करनी जरूरी क्यों है, ऑल एलिमेंट्स कंसीडर्ड एज मेटल्स, देयरफॉर their IUPAC name ends with suffix em। अगर हम हमारे सभी एलिमेंट्स को जो 100 से ऊपर वाले हैं उनको हम मेटल मानते हैं, तो हम उनके IUPAC नेम को एंड किया करेंगे em लगा के। आपने शायद कभी नोट नहीं किया होगा बच्चे, हमारे केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्टिव मेटल्स है ना, रिएक्टिव मेटल्स का सबका जो नेम है वो em से खत्म हो रहा है। कभी आपने अगर ध्यान दिया हो, सोडियम em से खत्म हुआ, लिथियम, मैग्नीशियम, सीजियम, रूबिडियम, कैल्शियम, क्रोमियम। तो ये जो हमारी रिएक्टिव मेटल्स हैं, इन सभी रिएक्टिव मेटल्स का जो नेम है वो em से खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे आपने यही करना है, जो भी अपने एलिमेंट का नाम आएगा ना, नाम तो मैं आपको रूल बता ही दूंगा, उस नेम के एंड में आपको em लगाना ही लगाना है, नहीं तो नाम आपका कंप्लीट नहीं होगा। अब हमने जो IUPAC का रूल देखना है ना, यहाँ पे IUPAC रूल का जो नेम है वो डिपेंड करता है हमारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम हमारे एलिमेंट का नाम डिसाइड करेंगे। एटॉमिक नंबर में तो काउंटिंग आती है, काउंटिंग तो 0 से लेके 9 तक की कुछ भी आ सकती है। तो IUPAC ने हमें कुछ प्रीफिक्सेस बताए, हमें कुछ वर्ड्स बताए जो हमें हर एक डिजिट के लिए यूज करने हैं। तो वो प्रीफिक्सेस, वो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक डिजिट के लिए देखोगे, या तो अपने पास डिजिट आएगी 0, या 1 2 3 4 5 6 7, या अपने पास अपनी डिजिट आएगी 8 या 9। जो भी अपना एटॉमिक नंबर होगा, डिजिट्स हमारी 0 से 9 के बीच में ही आ सकती है ना, तो वो डिजिट्स मैंने आपको बता दी। अगर आपके एटॉमिक नंबर में 0 आ रहा है बच्चे, उसके लिए आप प्रीफिक्स यूज करोगे नील। 0 के लिए यूज करोगे नील, 1 के लिए, इसके लिए 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए आप प्रीफिक्स यूज करोगे ऑक्ट, और 9 के लिए एन। ये प्रीफिक्सेस आपको याद रखनी है। आपके एटॉमिक नंबर में कोई भी डिजिट आ रहा हो, सपोज करो मैंने बोल दिया मुझे 156 के लिए नाम प्रेडिक्ट करना है,
एटॉमिक नंबर 156 है, उसके लिए नाम प्रेडिक्ट करना है। तो इसमें 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो मैं इसमें 1 वाला प्रीफिक्स, 5 वाला प्रीफिक्स और 6 वाला प्रीफिक्स तीनों को कंबाइन करके इकट्ठा लिख दूंगा। तीनों प्रीफिक्सेस लिखने के बाद ईएम तो हमें लगाना ही लगाना है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो तीनों प्रीफिक्सेस लगाने के बाद ईएम तो आएगा ही आएगा। तो अगर आपको ये वाला रूल पता है ना, ये वाला रूल पता है, तो आप नेम कैसे लिखोगे? नेम लिखने के लिए फर्स्ट डिजिट का प्रीफिक्स, सेकंड डिजिट का प्रीफिक्स, थर्ड डिजिट का प्रीफिक्स प्लस ईएम तो आपको लगाने ही लगाना है। तो ये हमारे पास हमारे एलिमेंट का IUPAC नेम आ जाएगा। अब नेम के बाद फिर अपन ने सिंबल भी तो बतानी है। तो सिंबल बताने के लिए क्या करेंगे? सपोज करो आपने यहाँ पे, मैं एक बार एग्जांपल के लिए बता देता हूँ ताकि आपको बढ़िया समझ में आ जाए। सपोज करो आपने यहाँ पे 178 एटॉमिक नंबर के लिए नाम दिया, तो मेरे पास एटॉमिक नंबर आ गया 178। 1 के लिए आप यूज करते हो अन, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और नाम खत्म करने आपका नहीं ईएम से। इनको कंबाइन करके लिख दोगे तो बच्चे नाम आ जाएगा। सिंबल कैसे बताओगे? इसका पहला करेक्टर, इसका पहला करेक्टर, इसका पहला करेक्टर। मतलब जो भी आपने डिजिट्स वाले प्रीफिक्सेस यूज किए ना, हर एक प्रीफिक्स का पहला करेक्टर जो है वो उसका सिंबल होगा। तो हमारे इस एलिमेंट का सिंबल आएगा USO। अब जो WW देखते हैं वो खुश मत हो जाना। तो हमारे पास हमारे 178 वाले का सिंबल आया USO। सिंबल में आपको पता ही है, जैसे मान लो आयरन है, सोडियम है, मैंगनीज है, पहला करेक्टर कैपिटल आता है, बाद वाले करेक्टर छोटे आते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे यही किया, पहला करेक्टर कैपिटल आया, बाकी करेक्टर छोटे आए। तो ये हमारे पास हमारा तरीका आएगा नाम लिखने का और सिंबल लिखने का। तो सिंबल आप कैसे लिखते हैं? फर्स्ट करेक्टर ऑफ ईच प्रीफिक्स इन बोल्ड। जो भी प्रीफिक्सेस आपने इन्वॉल्व किए उनका पहला करेक्टर। तो जैसे मैंने बताया 178 वाले का नाम आएगा अनसेप्ट ऑक्टियम और सिंबल आएगा USO, उसो। तो ये अपने पास अपना केस आ गया एटॉमिक नंबर से एलिमेंट्स का नेम प्रेडिक्ट करने का। और ये रूल आपको तभी अप्लाई करना है जब ग्रेटर देन 100 होगा एटॉमिक नंबर। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलिए प्लीज। नो सर। नो सर। चलो अगर दिक्कत नहीं है तो फिर 2-3 एग्जांपल तो मेरे पूछने बनते हैं, तो मैं आपसे पूछ लेता हूं एग्जांपल्स। मुझे बताओ इसका नेम क्या होगा जिसका एटॉमिक नंबर 200 है? नेम भी बताओ और सिंबल भी बताओ, क्या आएगा? 30 सेकंड्स हैं आपके पास। बिनीलियम। बिनीलियम। मतलब मैं तोड़ के बोलता हूं, बाय नील नील इयम, यही बोल रहे हो? इसका यस सर। इसका सिंबल होगा BNN। सर BN ही होएगा सिंपल। बी कैपिटल और NN छोटे, तो ये इसका सिंबल आ गया। कोई दिक्कत है तो सर बताओ सिंपल भाई। B और N ही लिख सकते। नहीं बच्चे, 3 कैरेक्टर आएंगे, मैं आपको यही बताना चाहता था। 100 से नीचे जितने भी एटॉमिक नंबर हैं, 99 है, 98 है, 97 है, सारे एटॉमिक नंबर 2 डिजिट में है ना, तो उन सबके सिंबल भी 2 ही कैरेक्टर्स में आते थे। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3 उसमें है, कैरेक्टर्स में, डिजिट्स में, तो यहाँ पे अपने को 3 कैरेक्टर यूज करने पड़ेंगे। तो 3 ही लिखने हैं, 2 लिखोगे तो गलत माना जाएगा वो सिंबल। हाँ जी बच्चे, कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर। नो सर। चलो, तो ये अपने पास अपना IUPAC नोमेनक्लेचर वाला काम था। ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, 1-2 मार्क में इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते होते हैं। ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया।
अब आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को यूज करके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़नी स्टार्ट करनी है। 4 प्रॉपर्टीज की मैंने आपको बताया था। एटॉमिक रेडियस की प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी थी आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तीसरी प्रॉपर्टी थी हमारी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की, और चौथी प्रॉपर्टी थी हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो ये प्रॉपर्टीज अब आपने पढ़नी स्टार्ट करनी है। एक्चुअल में हमारा ये चैप्टर पढ़ने का मोटो ये था, इन 4 प्रॉपर्टीज को समझने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जरूरत है। जो इससे पहले पुराने वाले पीरियोडिक टेबल है ना, जो आप हिस्ट्री वाले पढ़ते हैं, उनकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। वो वैसे 1 नंबर में आ गए तो आ गए, अदरवाइज जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में से वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में से ही बनते हैं, और जो आपकी प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे हो उन्हीं में से बनते हैं। तो आज आपने प्रॉपर्टी स्टार्ट करनी है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को यूज करके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ना स्टार्ट करें। चलिए, तो हम हमारी प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, केमिकल नहीं पढ़ रहे, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे +1 क्लास में। आपका चैप्टर आएगा अलग से एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का। एस ब्लॉक तो आपका +1 में पूरा है, पी ब्लॉक के आपको 2 ही ग्रुप्स करने हैं, तो वो आप आगे पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह। अभी अपने को क्या पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले एक डेफिनेशन आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए बच्चे। वो डेफिनेशन है हमारी पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जब मैं आपको चैप्टर की हेडिंग बता रहा था। हमारे चैप्टर की हेडिंग थी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिसिटी क्या होती है, एक सर्टेन इंटरवल के बाद, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, टाइम गैप के बाद किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का फिर से रिपीट हो जाना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि मैं एलिमेंट्स को पढ़ रहा था, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सपोज करो मैं लिथियम को पढ़ रहा था। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। उसके बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं लिथियम के बाद वालों की, अभी अभी मैंने बोले बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम के बाद वाले मैंने अभी जितने भी एलिमेंट बोले हैं ना, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी लिथियम के साथ मैच नहीं करती। एक सर्टेन इंटरवल के बाद एलिमेंट आता है, वो सर्टेन इंटरवल है हमारा 8 का। 8 एलिमेंट्स के बाद, यानी कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 8 एलिमेंट्स बाद आएगा सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। 8 एलिमेंट्स के बाद सोडियम आया, जिसकी प्रॉपर्टीज लिथियम के साथ सिमिलर है। तो देखो, अगर अपने पास ये बात अपने को पता ना होती, अपने को नॉलेज ना होती कि प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं, तो आपको ये लगता है 118 एलिमेंट्स हैं, हर एक की प्रॉपर्टी कैसे याद रखेंगे। हो सकता है मैं लिथियम वाली में सोडियम की बोल जाऊं, सोडियम वाली में लिथियम की बोल जाता, अगर अलग अलग प्रॉपर्टीज होती। पर हमने पीरियोडिक टेबल को बनाया इसलिए ताकि हम हमारी प्रॉपर्टीज को सिस्टमेटिक वे से पढ़ सकें, हमें पता चले कौन कौन से एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर मेरे पास लिथियम नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव मैं क्या ले सकता हूँ सेम प्रॉपर्टी की वजह से। तो ये सब चीजें हमें पढ़नी होती है। तो उसके लिए आप डेफिनेशन यूज करते हैं पीरियोडिसिटी की। पीरियोडिसिटी का मतलब यहाँ पे होता है कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे एलिमेंट की रिपीट होती है एक सर्टेन इंटरवल के बाद। तो मैंने जो आपको पीरियोडिक टेबल याद करवाया ना, एस ब्लॉक करवाया, पी ब्लॉक करवाया, डी ब्लॉक करवाया, उनके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो पीरियोडिसिटी के अकॉर्डिंग ही अरेंज हैं। मतलब इस तरीके से अरेंज किए गए हैं कि जो अपने एलिमेंट्स हैं वो सिमिलैरिटीज दिखाएंगे प्रॉपर्टीज में। जो भी एलिमेंट सेम ग्रुप के होते हैं, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी एलिमेंट सेम ग्रुप के होते हैं उनके अंदर भी पीरियोडिसिटी आ सकती है, जो सेम पीरियड के होते हैं उनके अंदर भी पीरियोडिसिटी आ सकती है। तो अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, वही प्रॉपर्टीज अपने को यहाँ पे डिस्कस करनी है।
मैंने आपको 3 ब्लॉक याद करवाए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। हमने जो प्रॉपर्टीज एक बार पढ़नी है बच्चे, हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एस ब्लॉक के लिए और पी ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक वाली प्रॉपर्टीज हमें 11th क्लास में नहीं पढ़नी। डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज के लिए हम 11th क्लास में अभी के लिए एक बार रेस्ट पे हैं। 12th में डी ब्लॉक का चैप्टर ही आएगा, तो 12th में आप डी ब्लॉक को और एफ ब्लॉक को डिटेल में पढ़ोगे। अभी आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी है एस ब्लॉक की और पी ब्लॉक की। तो मैं आपको जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, उन प्रॉपर्टीज में जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, वो सभी एग्जांपल्स जो होंगे वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के होंगे। डी ब्लॉक को ना तो मैं मेरे रिजल्ट के अंदर कंसीडर करूंगा और ना ही मैं आपको उसके रिगार्डिंग कोई एग्जांपल दूंगा। मैं आपका काम थोड़ा सा कम कर देता हूं। आपने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक याद रखना है बच्चे। डी ब्लॉक की सिर्फ पहली लाइन याद रखनी है 3D सीरीज, वो भी इसलिए क्योंकि उसमें से कई बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेते हैं, कॉपर की या क्रोमियम की। दो ही एलिमेंट्स है इंपॉर्टेंट, कॉपर या क्रोमियम। फिर भी चलो पूरी लाइन जो है वो याद होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल केस होता है। तो यहाँ पे पीरियोडिसिटी का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो खुद को रिपीट करती हैं। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। तो हमने पीरियोडिसिटी का कंसेप्ट यूज करके ही हमारे एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एक्सप्लेन करनी है। पहली प्रॉपर्टी जो अपन एक्सप्लेन करनी है, आज स्टार्ट करनी है, वो प्रॉपर्टी है बच्चे हमारी एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। अब देखो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, नाम से आपको समझ में आ रहा है कि किसी भी एटम का रेडियस, रेडियस का मतलब है उसका साइज, उसकी जो स्फेरिकल शेप है, उसका जो स्फेरिकल एरिया है, सॉरी स्फेरिकल नहीं, जो अपन यहाँ पे 2D शेप बनाएंगे, तो वहां पे हमने जो एटम का स्फेरिकल एरिया होगा उसका ट्रेंड हमें पढ़ना है। ट्रेंड से मेरा मतलब ये है कि जब आप ग्रुप वाइज अपने एलिमेंट्स को पढ़ते हैं या पीरियड वाइज अपने एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, तो एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करता है, वेरी का मतलब है कैसे चेंज होता है। एटॉमिक रेडियस ग्रुप में इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या सेम रहेगा। सिमिलरली जब मैं एलिमेंट्स को पीरियड वाइज पढ़ूंगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या सेम रहेगा, ये सब बातें हमें पढ़नी है। चलो वो बातें तो मैं आपको फिर भी बाद में बताऊंगा। पहले अपने को डेफिनेशन क्लियर करनी है एटॉमिक रेडियस की, और उसके बाद कितने टाइप का एटॉमिक रेडियस होता है वो भी अपने को पढ़ना है। तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। मेरे पास कोई भी एक एटम है, उस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, तो मैंने क्या करना है, न्यूक्लियस से लेके बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा। यानी कि जो हमारा एटम है, एटम के सेंटर से लेके मैं बाउंड्री तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, उसको हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। अब किसी बच्चे ने बोला कि सर एटम की बाउंड्री क्या होती है, ये जो मैंने एटम की बाउंड्री बनाई, इस बाउंड्री को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो बड़ा सिंपल सा केस है। जैसे मान लो मैं सोडियम का एग्जांपल ले रहा हूं। सोडियम मेरा 3rd पीरियड में आता है, इसका मतलब सोडियम के पास 3 शेल्स हैं। तो यहाँ पे मैं सोडियम का एटम बनाऊंगा। सबसे पहले न्यूक्लियस, फिर पहला शेल, फिर दूसरा शेल और फिर तीसरा शेल। सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 3rd शेल तक ही फिल होते हैं ना, तो हमने क्या करना है, न्यूक्लियस से लेके 3rd शेल तक का रेडियस कैलकुलेट करना है। अगर मैं सोडियम के लिए न्यूक्लियस से लेके 3rd शेल तक का रेडियस कैलकुलेट करूंगा, तो इसका मतलब मैं सोडियम का एटॉमिक रेडियस जो है वो कैलकुलेट कर रहा हूं। तो ये अपने पास अपना कंसेप्ट है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। हाँ जी बच्चे, कोई दिक्कत है तो? नो सर। चलो बहुत बढ़िया। तो कंसेप्ट मैंने आपको बताया बच्चे। अब एटॉमिक रेडियस को मैं एक बार डिफाइन करता हूं।
और फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो एटॉमिक रेडियस हमारे पास है वो कितने टाइप का होता है। सबसे पहले मैंने आपको एटॉमिक रेडियस की अभी डेफिनेशन दी, बोल कर लिख के भी बता देता हूँ। द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एटम to the shell, to the outermost shell having electrons is called atomic radius. यही डेफिनेशन मैंने बताई ना, न्यूक्लियस से स्टार्ट करेंगे और उस आउटर मोस्ट शेल तक जाएंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखो आप ये भी बोल सकते हो कि सोडियम के पास 4 शेल हैं, 5 शेल हैं, 50 शेल हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेल तो कभी खत्म होंगी ही नहीं। लेकिन हम किसी एटम का साइज उतना ही कंसीडर करते हैं जहां तक उसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। अगर सोडियम के 3 शेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं तो हम यही बोलेंगे कि हमने सोडियम का साइज अगर कैलकुलेट करना है, मेजर करना है, तो हम 3 शेल तक का ही डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, उससे आगे वाला डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने आपको ये वाली डेफिनेशन बताई, इसी डेफिनेशन को मैंने वर्डिंग में लिख दिया, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अब बड़ी खुशी खुशी आपने डेफिनेशन दे दी, लेकिन इस डेफिनेशन में थोड़ी दिक्कतें आनी शुरू हो गई। वो मैं आपको बताता हूँ क्या दिक्कतें हैं। जैसे बच्चे मेरे पास हाइड्रोजन है, आपको पता है नेचर में हाइड्रोजन जो होता है वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता, मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है। सिमिलरली ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ओजोन हो गई, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल है बच्चे जो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, वो एक से ज्यादा एटम्स को कंबाइन करके फिर वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस में कैसे निकालूंगा बताओ? पॉसिबल ही नहीं है। हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि हाइड्रोजन का एटम फ्री फॉर्म में मेरे पास प्रेजेंट ही नहीं है। हाइड्रोजन के तो 2 एटम्स कंबाइंड है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट है हाइड्रोजन, तो मैं इसका एटॉमिक रेडियस कैसे निकालूंगा? ऐसी सजेशंस मैं आपको देना चाहता हूं, ऐसी डेफिनेशंस मैं आपको देना चाहता हूं। मैं आपको पहले एटॉमिक रेडियस के जो टाइप्स हैं वो टाइप बता देता हूं, और हर एक टाइप को हम कैसे डिफाइन करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो, हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो एटॉमिक रेडियस है बच्चे वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज कोवेलेंट रेडियस, सेकंड वन इज मेटेलिक रेडियस, सॉरी वैन डर वाल रेडियस, और थर्ड होता है बच्चे अपने पास मेटेलिक रेडियस। तो सबसे पहले ये 3 टाइप के रेडियस अपने को एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, उसके बाद फिर आप देखेंगे हमारा जो ट्रेंड है वो क्या रहता है। ट्रेंड का मतलब जो एटॉमिक रेडियस है वो ग्रुप में इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या सेम रहेगा, ये सब बातें। तो ये 3 डेफिनेशंस मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस हम किनमें निकालते हैं? उन मॉलिक्यूल्स में निकालते हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होती है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होती है उनके लिए हम निकालते हैं कोवेलेंट रेडियस। ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होती है? अभी लिखे थे मैंने, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। ऐसे जो अपने एटम्स हैं, सॉरी ऐसे जो अपने मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होती है। कोई बताएगा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है? व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर से उस इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन। एक बात सुनो पहले, एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हम बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे ऐसे डार्क लाइन लगा के, डैश लगा के।
तो एक्चुअल में ऐसा कोई डंडा प्रेजेंट नहीं है दो एटम्स के बीच में। आप बोलोगे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन में ये डंडा प्रेजेंट है, यहाँ से इसने पकड़ा हुआ है, यहाँ से इसने पकड़ा हुआ है, ये डैश लगाना तो हमारी रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअल में इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। दैट्स व्हाई दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइंड है। तो अभी अभी मुझे किसी ने डेफिनेशन बताई, मैं नाम नहीं पढ़ पाया सॉरी, मुझे किसी ने अभी अभी कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन बताई कि कोवलेंट बॉन्ड बनती है विद द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाइन्टी % सही है डेफिनेशन में, इसमें हल्की सी चीज ऐड कर देता हूं। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों तरफ से एटम जो है वो बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। भाई अगर एक बॉन्ड बनानी है तो उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन तेरा, 1 इलेक्ट्रॉन तेरा। अगर 2 बॉन्ड्स बनानी होती, 2 बॉन्ड्स बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से, 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से। मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं। तो ये अपने को रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन याद रखनी है ना, तो कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन सबसे बढ़िया होती है फ्रेंड्स वाली पार्टी। जब आप फ्रेंड्स आपस में पार्टी करते हैं तो आप क्या करते हैं, इक्वल कॉन्ट्री करते हैं। मैं मेरे दोस्त के साथ जाऊंगा, मैं बोलूंगा यार 100 निकाल, 100 मैं निकालता हूँ, 200 रुपए हो गए, मिलकर कुछ खाते हैं। तो फ्रेंड्स वाली जो पार्टी होती है वो कॉन्ट्री पार्टी, वो हमेशा इक्वल कॉन्ट्री के साथ होती है। अगर आपके फ्रेंड इक्वल कॉन्ट्री नहीं कर रहे हैं तो आप उनके साथ एक दो बार ही जाओगे, बाद में बोलोगे यार तू तो खर्चा करता ही नहीं, मैं तेरे साथ पार्टी नहीं करूंगा। तो जो हार्श रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करो। जो फ्रेंड्स वाली पार्टी होती है कॉन्ट्री करके, इक्वल कॉन्ट्री करके, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, एक एटम ये रहा, दूसरा एटम ये रहा, दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और ये उनके बीच की बॉन्ड है। हम यहाँ पे कोवलेंट रेडियस कैसे पता करेंगे? कोवलेंट रेडियस होगा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा। इस न्यूक्लियस से लेके इस न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा। जो भी मेरा टोटल डिस्टेंस आ रहा होगा उस टोटल डिस्टेंस का मैं हाफ कर दूंगा बच्चे। अगर मैं टोटल डिस्टेंस का हाफ कर दूंगा तो मेरे पास ए वाला डिस्टेंस आ जाएगा। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियस। कैसे डिफाइन किया मैंने कोवलेंट रेडियस को? कोवलेंट रेडियस को हम उन मॉलिक्यूल्स के लिए डिफाइन करते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड ऐसे मॉलिक्यूल बनाते हैं जिनमें दोनों एटम सेम है, दोनों तीनों चारों सारे एटम सेम आ रहे हैं। अगर डिफरेंट एटम वाला मॉलिक्यूल है वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। आप बोलोगे HCl में कोवलेंट बॉन्ड है, तो नहीं होती। समझ रहे हो ना? ये वाली डेफिनेशन आप उन्हीं पे लगा सकते हो जहां पे आपके दोनों एटम सेम है। यहाँ पे मैंने दोनों एटम सेम बनाए। आप खुद सोचो, हाइड्रोजन का साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है, इसका रेडियस ये रहा, इसका रेडियस ये रहा, दोनों का मैंने न्यूक्लियाई का डिस्टेंस कैलकुलेट करके हाफ कर दिया, तो ना तो इसकी वैल्यू सही आएगी ना इसकी वैल्यू सही आएगी, दोनों का रेडियस जो है वो गलत कैलकुलेट होगा। तो आपको हमेशा सेम साइज वाले एटम लेने हैं। डिफरेंट साइज वाले एटम्स अगर आप लोगे वहां पे आप कोवलेंट रेडियस की वैल्यू सही पता नहीं कर पाओगे। तो यहां से आपको कोवलेंट रेडियस की डेफिनेशन समझ में आई। हमने क्या करना है, जो हमारे कोवलेंट बॉन्ड वाले एटम्स हैं जो एक दूसरे के साथ कंबाइन है, हमने न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। जो भी हमारा टोटल डिस्टेंस आएगा उसका हाफ कर देंगे, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियस। डिफाइन करता हूं, कोवलेंट रेडियस इज डिफाइंड एज half of the total distance between two nuclei। न्यूक्लियस का प्लूरल होता है न्यूक्लियाई। हाँ कोई बात नहीं बच्चे, मैं छुट्टी कर दूंगा, टेंशन नहीं लो। तो दो न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका अपन ने हाफ कर देना है। ये टोटल डिस्टेंस है, इसका हाफ कर दो। डेफिनेशन में कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। No, sir. No, sir. नो
चलो अभी ओवर होने वाली है। बाकी की जो डेफिनेशन होंगी और बाकी के जो ट्रेंड होंगे वो फिर आप कल डिस्कस करेंगे। कल संडे है, सॉरी कल क्लास नहीं लगेगी, मंडे को डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।